हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान टेकल बरहनी। आज कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि जनन प्रक्रिया के दौरान कुछ नए जीव बनते हैं। वे जीव जनक से या आपस में कुछ समानता रखते हैं, कुछ विभिन्नताएं रखते हैं। तो ये जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं विभिन्नताएं। और ये जो विभिन्नताएं हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो इस तरह आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रकरण हमारा क्या बनता है, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। आइए देखते हैं। पुरानी जो पीढ़ी होती है, जो जनक होते हैं, उनसे वंशागति के दौरान नए संतति बनते हैं। इन संतति में, इन बच्चों में शारीरिक क्या होती है, समानताएं पाई जाती हैं और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अर्थात पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को क्या होते हैं, शारीरिक बनावट मिलती है, कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं या शारीरिक बनावट एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम जनन कहते हैं, उस जनन प्रक्रिया के द्वारा जीवों में क्या होते हैं, नए गुण और शारीरिक बनावट जनक से प्राप्त होते हैं। यहाँ दो तरह के हम जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक है लैंगिक जनन, एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान युग्मक का निर्माण नहीं होता, उसमें एक जनक भाग लेते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतति होते हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, अधिक मात्रा में समानताएं होती हैं और कुछ ही मात्रा में क्या होती हैं, विभिन्नताएं हो सकती हैं। कब होंगी, जब डीएनए द्विगुणन के दौरान कोई त्रुटि हो जाए, तब अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए देखते हैं चित्र 9.1 जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें एक जीवाणु जो है 2 भागों में बढ़ता है, फिर 2 भागों से 4 भागों में। जीवाणु में जो कॉमन नॉर्मल जो अलैंगिक जनन है, वो द्विखंडन के द्वारा होता है। 20 मिनट से लगभग 20 मिनट में ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो इनसे पहले वाले जनक से 2 बनते, फिर 2 से 4 बनते। ये जो संतान है, वो इनके अंदर समानताएं अधिक होंगी, विभिन्नताएं कम होंगी, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान यदि त्रुटि होगी तब विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये दोनों मिलते हैं तो नए संतति का निर्माण होता है। युग्मक बनने के दौरान क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जिससे जीवों में क्या होती है, नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये नई विभिन्नताएं जो होती हैं अधिक मात्रा में होती हैं और अधिक स्टेबल होती हैं, जो जैव विकास में मदद करती। अब यह होता है कि क्या लाभ है विभिन्नताओं से। यदि जनन के दौरान जीवों में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, उन विभिन्नताओं से वातावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन को आसानी से झेल सकते हैं, उनको सहनशीलता मिलती है। जैसे कि एक है थर्मोएसिडोफिल, एक जीवाणु है, वो उष्णता गर्मी को सहन करने की उनके अंदर क्षमता होती है, कितना भी गर्मी हो वो सह सकते हैं। इस तरह विभिन्नताएं जो हैं जीवन को स्थापित करने में मदद करती हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर। वह गुण जो माता पिता से संतति में जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ऐसे लक्षण को वंशागत लक्षण कहते हैं। अगला है वंशागति या आनुवंशिकता। वंशागति और आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वंशागति या आनुवंशिकता।
अगला है आनुवंशिकी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति के नियम एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं आनुवंशिकी। डब्ल्यू वेटसन ने सर्वप्रथम 1905 में आनुवंशिकी शब्द दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पायसम सेटाइवम गार्डन की पी के ऊपर कार्य करके वंशागति के नियम दिए थे। ह्यूगो डिवरीज, कॉर्कोलेन, शेरमैक ने ग्रेगर जॉन मेंडल के दिए गए नियम का पुनः पुष्टि की, अर्थात रीडिस्कवर। टॉपिक पढ़ेंगे लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल का क्या योगदान है। इसे पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं, आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता में जन्म के दौरान एक संतति, एक शिशु का निर्माण होता है। शिशु के निर्माण के दौरान माता और पिता दोनों से बराबर मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ संतति या शिशु में पहुंचता, अर्थात शिशु के लक्षण में माता पिता के दोनों डीएनए क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ उत्तरदायी होते, अर्थात बालक या शिशु के लक्षण में दो विकल्प हैं, माता का लक्षण ले सकता है या पिता का लक्षण ले सकता है। आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। चित्र 9.1 में दिया गया है, ये जो कान है हम लोग का, ये जो निकला हुआ है इसे बोल रहे हैं कर्णपाली। किसी किसी में ये स्वतंत्र होता है, किसी किसी में गर्दन से चिपका होता है। जो गर्दन से स्वतंत्र होता है ये कर्णपाल्लव या कर्णपाली, जब स्वतंत्र होता है तो वह प्रभावी लक्षण होता है। जब ये आपके गर्दन से चिपका होता है तो वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट के क्लास को अध्ययन करना था कि आपके क्लास में कितने बच्चों में क्या है, आपका सटा हुआ है, किसमें कितने में ये आपके अलग है। तो स्टडी में पाया गया कि 80% बच्चों में क्या था, कर्णपल्लव जो थे वो क्या थे, स्वतंत्र थे, और जबकि बाकी बच्चों में क्या थे, कर्णपल्लव जुड़े थे। जो स्वतंत्र था वो प्रभावी लक्षण था, और जो जुड़ा हुआ था वो अप्रभावी लक्षण। ठीक है, उसके लिए जो जीन उत्तरदायी थे वो प्रभावी के लिए कैपिटल एफ, जबकि अप्रभावी के लिए क्या थे, स्मॉल एफ। एक कंडीशन और था, कैपिटल एफ स्मॉल एफ ये प्रभाविता का शो करता था, क्योंकि इसके अंदर एक प्रभावी लक्षण एफ। अब हम आगे पढ़ते हैं मेंडल के जीवन के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 में ब्रून शहर के ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ था। गरीब परिवार में हुआ था, पादरी परिवार में हुआ था। शुरू में उनका पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, लेकिन वो जीव विज्ञान के अंतर्गत मटर के पौधे पे क्या करते हैं, उनका बहुत ही मन लगता था प्रयोग करने में। तो जहाँ पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद वो फिर अपने शहर आ गए हैं, और उसी चर्च में क्या थे, जहाँ उनके पिताजी काम करते थे, वहीं पे वो पादरी के रूप में काम करने लगे और मटर के पौधे पे अपना रिसर्च जारी रखा। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 ईस्वी में हुई थी। उनका मुख्य योगदान क्या था, आनुवंशिकता के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया था, सन 1864 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इन्होंने जितना भी योगदान दिया था वो किस पे किया था, मटर के पौधे पे। इसीलिए इनके इस महान योगदान के लिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के जनक कहते। आइए इनकी कार्यशैली कैसे थी। वो एक समय में केवल एक गुणों की वंशागति कराते थे, मतलब मटर के 7 गुण थे, उन 7 गुणों में एक समय में केवल एक कैरेक्टर का क्रॉस कराते थे या स्टडी करते थे। इनका जो क्रॉस था प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और अनेक पीढ़ियों तक होता था। ये जो पौधों का इस्तेमाल किए थे वो पौधे क्या थे, शुद्ध नस्ल, प्योर थे, शुद्ध नस्ल के थे। इन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में जो संकरण कराया था, जो उसका रिजल्ट आया था, उसको रिकॉर्ड के रूप में वो रखते थे। अपने ये रिसर्च को, अपने प्रयोग को मैथमेटिक्स का भी इसमें
प्रयोग किया था, जो उस जमाने के लिए क्या था, एकदम नया था। आइए, उन्होंने प्रयोग की वस्तु के रूप में क्या इस्तेमाल किया था? उन्होंने प्रयोग की वस्तु के रूप में गार्डन पी अर्थात पाइसम सेटाइवम का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन आता है, क्यों उन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही चुना? नंबर 1, जो पाइसम सेटाइवम होता है वो एक वर्षीय पौधा होता है, अर्थात एक ही साल में उसको बीज को हम बोएंगे, उनके अंदर फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग बाद क्रॉस करा करके रिजल्ट पाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया। नंबर 2, वो द्विलिंगी पौधा था, अर्थात उसके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते थे। नंबर 3, उसके अंदर आसानी से क्या होता है, स्वपरागण हो सकता था और हम आसानी से कृत्रिम परागण भी करा सकते थे। जितने भी पौधे थे मटर के वो क्या थे, विपरीत लक्षणों वाले थे, एक दूसरे से काफी कंट्रास्ट अलग थे, जिनको पहचानना आसान था। जैसे कोई लंबा वृक्ष वाला पौधा है तो उसके सापेक्ष में क्या था, छोटा वृक्ष वाला पौधा था। ये इनके क्या थे, मटर के पौधे के चुनने के कारण थे। आइए, कौन कौन से लक्षण उन्होंने मटर के पौधे के लिए लिया था? नंबर 1, पुष्प का रंग, इसमें प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, मतलब अधिक मात्रा में जो दिखाई देते हैं प्रभावी, जो कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं उसे अप्रभावी। तो पुष्प के रंग में बैगनी प्रभावी है, जबकि सफेद क्या है, अप्रभावी। इसको हम भी जीन के हिसाब से देखें, कैपिटल भी और इसको स्मॉल भी देखा सकते। क्यों इसको हम लोग इसी के स्पेलिंग के संग दे रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये किसका अप्रभावी है, ये किसका प्रभावी कैरेक्टर है। अगला है पुष्प की स्थिति। कुछ पुष्प क्या होते हैं, साइड में उगते हैं, कुछ एकदम टर्मिनल उगते हैं। जो साइड में होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनको कैपिटल ए, इसको स्मॉल ए, ये टर्मिनल होते हैं। तने की लंबाई में आइए या पौधे की लंबाई में आए हम, तो लंबा पौधा होता है और बौना। लंबा को हम टाल कैपिटल टी और बौने को स्मॉल टी से दर्शा सकते हैं। फली का आकार, जो छेनी हम जो खाते हैं उसका आकार कुछ फूला होता है, कुछ सिकुड़ा होता है। फूला हुआ को हम लोग कैपिटल या और इसको स्मॉल एफ चिपके हुए को। अब जो मटर के छेमी का जो रंग है वो क्या होता है, प्रभावी जो लक्षण वो हरा है, हरा को हम लोग ग्रीन कैपिटल जी और इसका विपरीत क्या है, पीला के लिए स्मॉल जी। आइए, बीज के आकार। फली के अंदर बीज बनते हैं जिसको हम लोग छोला वाला बनाकर खा लेते हैं, वही बीज के आकार को बोला। उसका जो प्रभावी लक्षण वो गोल है, इसको राउंड कैपिटल आर से दिखाएंगे। जब इसके झुर्रीदार को जो सिकुड़ा होता है उसे स्मॉल आर। जबकि बीज का रंग जिसकी संख्या बहुत ज्यादा पीले रंग की होती है वो प्रभावी है और हरे रंग का अप्रभावी। उसको हम लोग येलो होगा तो कैपिटल वाई और हरे के लिए स्मॉल वाई। ये 7 कैरेक्टर थे, आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं। अगला देखते हैं कि मेंडल के नियम जो 3 दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यवहन का नियम, इन तीनों में कुछ न कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं। उसके पहले हम लोग अर्थों को जान ले, तब वो आगे हम पढ़ने में सुविधा देगा। आइए देखते हैं क्या क्या है तकनीकी शब्द। प्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण यहाँ समझिए। मान लीजिए कैपिटल टी शुद्ध एक प्लांट है लंबे में और इसका विपरीत लक्षण है बौना। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में 4 संतानें उत्पन्न होंगी। चारों संतानों में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन होगा। ये आपका लंबा हो गया, ये आपका बौना हो गया और ये आपका जो इसमें इसका भी जीन है और इसका भी जीन है। तो मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार एक जीन प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लंबापन का गुण आएगा। सभी चारों जो पौधे होंगे लंबा होगा। आइए समझते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं वैसे लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे ये आपको सातों के सातों जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सभी प्रभावी लक्षण है। जब प्रथम पीढ़ी में क्रॉस होगा तो रिजल्ट के रूप में यही प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ेंगे।
दूसरा है अप्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे कि इसका ये अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण, यह लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा प्रथम पीढ़ी में, तो इस तरह के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अलील क्या करते हैं? अलील एक शब्द आएगा, तुलनात्मक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब किसी जीन के दो तुलनात्मक स्वरूप होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलील। जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है लंबा, उसका जीन है और उस जीन में दो एलील हैं, कैपिटल टी हो सकते हैं, या कोई जीन में स्मॉल टी हो सकते हैं। ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, तुलनात्मक स्वरूप जो जीन का है, उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं अलील बोलते हैं। अगला है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जब जीन में क्या है, जब जीन में दोनों एलील एक जैसे हों, या तो दोनों प्रभावी हों, कैपिटल टी हो, या स्मॉल टी हो, तो उस तरह के व्यवस्था को हम बोलते हैं समयुग्मजी। जब जीन में एक जैसे एलील हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, समयुग्मजी। ये प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी। प्रभावी में दोनों जो एलील होंगे कैपिटल होंगे, अप्रभावी में दोनों एलील स्मॉल जैसे कि ये प्रभावी क्या है, समयुग्मजी है, जबकि ये क्या, अप्रभावी समयुग्मजी। अरे प्रभावी समयुग्मजी, प्रभावी समयुग्मजी है। ये आपका प्रभावी हो गया कैपिटल टी, ये क्या हुआ, अप्रभावी हो गया स्मॉल टी। आइए अगला देखते हैं विषमयुग्मजी। जब जीन में क्या हो, असमान एलील हो, कोई कैपिटल हो और कुछ स्मॉल हो, तो उस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं विषमयुग्मजी। देखिए यहाँ पे ये जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जीन है, इसके अंदर एलील क्या है, अलग अलग है, कैपिटल है कि स्मॉल है। इस तरह की व्यवस्था को हम विषमयुग्मजी कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं प्रभावी विषमयुग्मजी। जबकि समयुग्मजी दोनों होते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी, लेकिन विषमयुग्मजी हमेशा के हमेशा प्रभावी ही रहेंगे। अगला है संकर। संकर क्या है, ये माता पिता हैं, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, क्रॉस के बाद जो संतान उत्पन्न होता है, उस संतान को हम हाइब्रिड या संकर कहते। अगला है संकरण। संकर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। अर्थात संकरण के उपरांत ही एक जीव का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं संकरण। अगला है एक संकर संकरण। जब एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, क्या है, एक समय में एक लक्षण की वंशागति का जब अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग संकरण कराए हैं, ये लंबा है, ये बौना है, ये किसका कैरेक्टर है, पौधे की लंबाई का। किसका है, पौधे की लंबाई का कैरेक्टर है। यहाँ एक ही कैरेक्टर है ना, पौधे की लंबाई। तो इस ये जो एग्जाम्पल है एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण में एक समय में दो लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण का उदाहरण है मेंडल के 3 नियमों में से पहला नियम है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये जो दो नियम है वो एक संकर संकरण का उदाहरण है, जबकि स्वतंत्र अवरोहण का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण का उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर दो कैरेक्टर लिया गया था। एग्जाम्पल में है क्या, बीज का रंग लिया गया था और बीज का आकार लिया गया था, तो दो कैरेक्टर थे, इसलिए द्विसंकर संकरण। अगला है लक्षण प्रारूप। लक्षण का वह कैरेक्टर जो हमको बाहर से दिखाई पड़ता है, जैसे ये लंबा है, बैगनी है, हरा है, पीला है, तो बाहरी कैरेक्टर को हम बोलते हैं क्या, लक्षण प्रारूप। और आंतरिक जीन की जो व्यवस्था होती है, जेनेटिकल मेकअप को हम बोलते हैं जीन प्रारूप। आइए हम मेंडल के 3 नियम, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवरोहण का नियम को हम बारी बारी से अब अध्ययन करेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अनुसार
जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनक आपस में संकरण करते हैं, संकरण के बाद जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में एक जनक का कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, दूसरे जनक का कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात यहाँ एक जो गुण है वो प्रभावी है, दूसरा क्या है, अप्रभावी है। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। आइए इसको समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण के लिए हमने लिया है पौधे की लंबाई। यहाँ शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। ये जनक हो गए, इनसे युग्मक बन गए, कैपिटल टी इस शुद्ध लंबे से, स्मॉल टी शुद्ध बौने से। जब आपस में संकरण कराया गया तो 4 संतानें उत्पन्न हुई। चारों संतानों में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। इस संतान को हम बोलते हैं संकर लंबा। यहाँ जो है कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ शुद्ध लंबा जो है शुद्ध बौने के ऊपर क्या है, प्रभाविता शो कर रहा है, प्रभाविता दर्शा रहा है, इसीलिए इस नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम है आपका है पृथक्करण का नियम या युग्मक के शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम क्या है, यहां देखते हैं इसको। पहले हम लोग यहां भी हम लोग पहले एग्जाम्पल से पहले देखेंगे, वही उदाहरण के रूप में पौधे की लंबाई लिया गया है। शुद्ध लंबा शुद्ध बौने का जब संकरण कराया गया तो पृथक पीढ़ी में संकर लंबे वाले संतान उत्पन्न हुए। इसी में से 2 को ले लिया गया और उनको आपस में जब संकरण कराया गया तो इसके एलील कैपिटल बने, इसके स्मॉल, इसके कैपिटल, इसके स्मॉल। जब आपस में जब संकरण कराया गया, इनका स्वपरागण कराया गया तो सेकेंड पीढ़ी में 4 संतानें उत्पन्न हुई। 4 में से एक लंबा था, 3 लंबे थे, एक क्या थे, बौना था। 3 लंबा था, एक बौना था। अर्थात यहाँ जो समलक्षणी अनुपात हुआ 3 संबंधी 1 हुआ, क्योंकि संकर लंबा या लंबा जो भी हो वो लंबा ही रहेगा। तो 3 लंबाई हो गई और 1 बौनापन हो गया, उससे समलक्षणी अनुपात 3 संबंधी 1 हुआ। जबकि समजीनी अनुपात कितना हुआ, कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। इसीलिए समजीनी अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 आता है। लेकिन इसे नियम की परिभाषा को जान लें। जब युग्मक ये जो साथ साथ ये युग्मक हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, पृथक्करण के दौरान ये अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अर्थात युग्मक निर्माण के समय इनकी शुद्धता बनी रहती है, साथ साथ रहने के बाद भी ये अपनी शुद्धता को खोते नहीं है, अपनी प्रभाविता को खोते नहीं है, अपने गुणों को खोते नहीं है, इनका कोई मिश्रण नहीं होता है, ये अलग अलग पृथक होते हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के दौरान हर जो एलील है अलग अलग युग्मक में जाता है, इसीलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते। अब आते हैं थर्ड नियम है जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो 2 नियम थे, मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम, ये दोनों जो नियम थे वो एक संकर संकरण का उदाहरण था। अब हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बीज का आकार ले रहे हैं और बीज का रंग ले रहे हैं। गोल पीला, यहाँ गोल जो है आकार हो गया, पीला जो हो गया वो रंग हो गया। ठीक इसके विपरीत जो अप्रभावी लक्षण हुए, गोल के लिए झुर्रीदार और पीला के लिए हरा, ये दोनों बीज के आकार और बीज के रंग का कैरेक्टर है। जब इनको हम आपस में संकरण कराते हैं तो 4 संतानें उत्पन्न होती हैं। चारों संतानें क्या होती हैं, संकर गोल पीला होती हैं। क्या होती हैं, जिस तरह इसमें थे वैसे ही संकर गोल पीला उत्पन्न होते हैं। जब संकर गोल पीला को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में ये पहले तो F2 पीढ़ी बनेगा। F2 पीढ़ी में हम लोग क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण दिखाएंगे। देखिए पहले युग्मक कैसे बने। ये मान लीजिए कोई जनक है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y।
इसको युग्मक बनाते समय पहले हम इसको हटा दें। तो जोड़ा बनाइए, किसका जोड़ा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। अब जोड़ा बनाइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो युग्मक बन गए। अब यहाँ पे जो स्मॉल आर था उसको रख लेते हैं। अब इनका जोड़ा बनाते हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको हम यहाँ रखे हुए हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको, इसका ये 4 बन गया, इसका ये 4। अब आपस में संकरण कराते हैं, इसमें 16 डब्बे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका संकरण कराइए, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसका संकलन कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका संकलन कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इनका आपस में करा देंगे आप लोग। इसका बनेगा जोड़ा, इनका 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 बनाते समय थोड़ा ध्यान देना होगा कि पहले कैपिटल का सम्मान मिलेगा, फिर स्मॉल का। उसमें भी पहले आर को, फिर वाई, बाद में वाई को। इनका फिर आखिरी में ये आपके संतान उत्पन्न हुए। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं। इसको हटा दे हम, पहले अनुपात देखते हैं, फिर परिभाषा को देखेंगे। इनके अंदर जो समलक्षणी अनुपात आएगा, अनुपात जो आएगा वो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, अर्थात 9 क्या होंगे, गोल पीला होंगे। एक जो होगा झुर्रीदार हरा, एक है गोल हरा, एक है झुर्रीदार। यहाँ देखिए 9 जो है गोल पीला संतान उत्पन्न होंगे, 3 गोल हरा, 3 झुर्रीदार पीला, 3 एक झुर्रीदार हरा होगा। अब इसको हम खोजे कैसे, ध्यान से देखिए। जब प्रभावी लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण के लिए या तो दोनों कैपिटल कैपिटल हो या एक कैपिटल रहेगा, तब पर भी क्या होगा, आपको वो चीज मिलेगी। प्रभावी रहेगा तो एक ही कैपिटल ऐसा रहे कंडीशन या ऐसा कंडीशन है, ये दोनों अपना प्रभावी लक्षण शो करेंगे। इसी तरह पीला में देखिए, यदि दोनों कैपिटल कैपिटल हो तब पर पीला है, कैपिटल स्मॉल वाई हो तब पर भी पीला है। लेकिन अप्रभावी के लिए दिक्कत यह है कि इसको अपने गुण को दिखाना होगा, तो दोनों स्मॉल होने चाहिए तब यह प्रभावी होगा, या दोनों ये ऐसे स्मॉल होने चाहिए तब प्रभावी होगा। मतलब गोल के लिए ये है कि चाहे 2 कैपिटल हो या एक कैपिटल हो तब पर भी गोल आएगा। पीला के लिए भी वही है, दोनों कैपिटल हो या एक कैपिटल हो तब पर भी पीला आएगा। लेकिन अप्रभावी के लिए हमेशा स्मॉल स्मॉल होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ यह क्या है, आपका कैपिटल है आर कैपिटल वाई। जहां कैपिटल आर कैपिटल वाई है वहां गोल पीला, राउंड गोल पीला। यह भी आपका क्या है, राउंड। देखिए यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी क्या होगा,
गोल पीला। ये गोल पीला हो गया। यहाँ भी देखिए कैपिटल है, आर है, कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल और कैपिटल वाई है तो गोल। तो 9 जो हुए यहाँ पे गोल पीला। अब ये देखो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर है तो ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा। और दोनों स्मॉल हैं तो गोल का उल्टा क्या है, यहाँ गोल हो गया। कलर का उल्टा यहाँ पे हरा है, गोल हरा। यहाँ पे देखिए आपका आर के लिए गोल हो गया, अब स्मॉल आर के लिए क्या हुआ, हरा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल है तो यहाँ पे आपका क्या गोल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है तो ये हरा हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए दोनों स्मॉल आर हैं, आइए दोनों कैपिटल वाई है तो स्मॉल के लिए हम क्या बोलेंगे, झुर्रीदार। और वाई है कैपिटल वाई तो पीला। यह भी क्या होगा, झुर्रीदार पीला। यहाँ भी देखिए कैपिटल स्मॉल आर ये कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है झुर्रीदार पीला। आखिरी में देखिए दोनों स्मॉल हैं तो ये आपके पैरेंटल कैरेक्टर हैं तो झुर्रीदार हरा। यहाँ पे स्वतंत्र अभिमन क्या है, यहाँ जो गैमेट्स हैं कैरेक्टर है एक संग है, एक संग होने के बावजूद भी जब इनका पृथक्करण हो रहा है, अलगाव हो रहा है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। गोल वाला किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्टरबेंस नहीं करें, सब स्वतंत्र हैं। अलगाव पृथक्करण के लिए सब लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। धन्यवाद।